मेरी शादी के कुछ दिन बाद घर पर सभी रिश्तेदार आए हुए थे। आखिर नई बहू से मेहमान नवाजी करवाने का सभी को शौक होता है। सासू माँ का आदेश मिलते ही मैं सभी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। मैं सबको चाय नाश्ता पकड़ा ही रही थी कि अचानक मेरा घूंघट गिर गया। दोनों हाथों में सामान था, इसलिए मैं अपना घूंघट ठीक भी नहीं कर पाई। सासू माँ ने देखा कि मेरा घूंघट गिरा हुआ था, पर ये नहीं देखा कि मेरे दोनों हाथों में सामान भी था। उनकी बहू का घूंघट सबके सामने गिर गया। ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सबके सामने ही अपना सासपना दिखाते हुए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ शर्म है या नहीं? यही सिखाकर भेजा है तेरे माता पिता ने। हमारे घर की इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है। ससुर जी भी वहीं बैठे हुए थे। वो भी बोले, बहुत शर्म आनी चाहिए तुम्हें हमारी नक कटाते हुए। सास इतना कुछ बोल गई, लेकिन अभी तक घूंघट ठीक करते नहीं बना तुमसे। कुछ तो अपनी सास का भी लिहाज करो। कब तक ऐसे उघाड़े सिर घूमती रहोगी? अपना घूंघट ठीक कर। बहू हो बहू, बेटी बनने की कोशिश मत करो। फिर सासू माँ को देखते हुए बोले, इसे अभी तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं सिखाए तुमने। कुछ समझाओ कि बड़ों का लिहाज कैसे करते हैं। ससुर जी की बात सुनकर सासू माँ झेप गई और मैं चुपचाप भूत बनकर खड़ी रह गई। वही अपने पिता की बात सुनते ही साल भर से मायके बैठी हुई शादीशुदा ननद भी खड़ी हो गई और मेरे पास आकर मेरे पल्ले को मेरे सिर तक खींचते हुए बोली, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी जाओगी? बेशर्म कहीं की, बिल्कुल भी समझ नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं। मैं अपने हाथों का सारा सामान साथ लेकर ही अपने कमरे में दौड़ी चली आई। आंखों में आंसू आ चुके थे। आज तक इतनी बेइज्जती तो कभी किसी ने नहीं की थी जितनी आज मेरी ससुराल वालों ने की। सारा सामान एक तरफ रखकर पलंग पर बैठते ही मेरा रोना छूट गया, पर जोर जोर से रो भी नहीं सकती थी। घर में मेहमान जो थे, लेकिन तभी पीछे पीछे मेरे पति तिलक भी कमरे में आ गए और आते ही मुझसे बोले, भला ये क्या तरीका हुआ कमरे में भाग कर आने का? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं और तुम उनके सामने अपना सिर खुला करके घूम रही हो। बहुए घूंघट में ही अच्छी लगती हैं। इससे परिवार की इज्जत भी रहती है। वो लोग तुम्हें बेटी समझकर सिर्फ समझा रहे थे, वह भी तुम्हारी गलती पर। फिर इसमें रोने की क्या बात है? अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, नई नई शादी हुई है, मुझसे साड़ी नहीं संभलती। आप घूंघट संभालने की बात कर रहे हो। ऐसे में घूंघट के साथ घर में काम करना कैसे पॉसिबल है? मेरे मायके वालों ने मुझे घूंघट रखने की ट्रेनिंग नहीं दी थी, जो मेरे माता पिता को बीच में घसीटा गया। और ये भला कैसी इज्जत जो बहू को बेइज्जत करके मिलती है? मैंने जानबूझकर ऐसा थोड़ी न किया था। इससे पहले कि तिलक कुछ कहते, सासू माँ अंदर कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ कहने की? ये तेरा ससुराल है, बोलने से पहले सोचा कर। गलती करोगी तो तुझे सुनना भी पड़ेगा, और तुझे ही क्या, तेरे माता पिता को भी सुनना पड़ेगा। सासू माँ को सामने देखकर एक पल के लिए तो मेरी बोलती बंद हो गई, पर फिर ये सोचकर कि वह दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी, मैं हैरान रह गई। पर फिर हिम्मत करके बोली, आप दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ, क्यों ना सुनूं। तेरा कमरा हमारे घर का ही हिस्सा है और तू हमारे बारे में ही बातें कर रही थी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? सासू माँ ने बड़े बेशर्मों की तरह जवाब दिया। मेरे कुछ कहने के पहले तिलक ने जवाब दिया, माँ आप शांति रखो, मैं बात कर रहा हूँ इससे। लेकिन जैसे सासू माँ गुस्से में उबल पड़ी थी, बस कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। तुझे क्या बात करनी है? अब कोई बात नहीं करनी है। इसके माता पिता को बुलाओ, आज सारे रिश्तेदारों के सामने ही बात होगी। कैसी बेशर्म बेटी दी है हमें। एक तो गलती करती है, ऊपर से मुंह चला रही है। 1 महीने में ही अपने रंग ढंग दिखा दिए। सासू माँ की आवाज़ सुनकर ससुर जी और ननद भी मेरे कमरे में ही आ गए।
आते से ही ससुर जी ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर किसी से बात करने लगे। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने मेरे पापा को फ़ोन लगा दिया है और उन्हें अभी के अभी मेरे ससुराल बुलाया जा रहा है। फ़ोन पर बात कर लेने के बाद ससुर जी कमरे के बाहर निकल गए और उनके पीछे-पीछे बाकी के सारे सदस्य। मैं कमरे में अकेली रह गई। मुझे सिर्फ हॉल में हो रही बातें सुनाई दे रही थी। सबको चिल्ला-चिल्ला कर मेरी कमियां बताई जा रही थी। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मेरे ससुराल वालों के साथ सहानुभूति जता रहे थे, जैसे इस घर के लोगों के साथ मैं अत्याचार कर रही हूँ। आधे घंटे बाद मुझे बाहर मेरे पापा की आवाज़ सुनाई दी। शायद वह आ चुके थे। अचानक उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया, पर इस बार मैं बिना घूंघट के बाहर आ गई। मुझे देखते ही मेरे ससुराल वालों का पारा और ऊपर चढ़ने लगा। तभी मेरी सास बोली, लो देख लो, आपकी बेटी को संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ ससुराल और ससुरालियों का पूरा कुनबा बैठा हुआ है। लेकिन कैसे उघाड़ चचारे बाहर आ गई। सासू माँ की बात सुनकर मैंने पापा की तरफ देखा, पर पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर ससुर जी बोले, समधी जी, हमारे घर की भी कोई इज्जत है। माना कि जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो घूंघट प्रथा चलती है और वो तो आपकी बेटी को निभानी ही पड़ेगी। हम बहू को खुली छूट देने पर विश्वास नहीं करते। अगर ये रिश्ता आपको रखना है तो इसे ये सब मानना ही पड़ेगा। ससुर जी की बात सुनकर पापा ने तिलक की तरफ देखा और कहा, आपको भी कुछ कहना है तिलक जी? क्या आप अपने पापा की बात से सहमत है? लेकिन तिलक के कहने से पहले ननद बोल पड़ी, अरे ये क्या कहेगा? मम्मी पापा बोल तो रहे हैं, अपनी बेटी को संस्कार सिखाइए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। ये तो इसे हमारा घर मिला है, कहीं मेरे ससुराल की तरह ससुराल मिल जाता तो आटे दाल का भाव पता चल जाता। अब सास ससुर के साथ साथ और भी रिश्तेदारों ने मेरी ही कमी बताई। पापा काफ़ी देर तक सबको चुपचाप सुनते रहे, पर मुझे बोलने तक नहीं दिया। जब सब लोग बोल लिए तब पापा बोले, बेटा जा तेरा सामान पैक कर ले, अब घर चलते हैं। पापा से इस तरह के जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। बेटी तो पहले ही साल भर से यहाँ बैठी हुई है, अब बेटे का घर भी बिगड़ रहा था। ये देखकर अचानक सासू माँ पलटते हुए बोली, अरे समधी जी, हमने तो यहाँ आपको समझाने के लिए बुलाया था और आप तो अपनी बेटी को लेकर ही चल दिए। भला ये भी कोई बात हुई? ऐसे तो आप अपनी बेटी का घर ही बिगाड़ लेंगे। पापा ने सासू माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी की कितनी इज्जत करती हैं। यह तो इसी बात से पता चल गया कि आज आपके घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। उसके बावजूद भी इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, वो भी घूंघट के पीछे। और तो और आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया। जब आप मेरे सामने ही इतना कुछ बोल गई तो मेरी बेटी को तो पता नहीं कितना कुछ सुनाती होंगी। और फिर ये तो कोई नई बात तो है नहीं आपके घर के लिए। आपकी बेटी भी साल भर से आपके घर में बैठी हुई है, तो मेरी बेटी भी अपने मायके बैठ जाएगी। कम से कम उसे इतने लोगों के सामने बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी क्या फ़ायदा ऐसे घर में जहां पति तक अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल पाया। मैं अपना सामान पैक करने अंदर कमरे में जाने लगी। तभी तिलक बोला, नहीं नहीं पापा जी, ये कहीं नहीं जा रही है। मैं अपनी चुप्पी के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगा। तिलक के कहते ही ससुर जी ने उसे घूरकर देखा। बस बन जा जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम तो जोरू का गुलाम ही सही। पापा जी, मैं अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगा। साल भर से दीदी यहाँ बैठी हुई है अपनी बेवजह की जिद के कारण कि इन्हें जीजा जी के साथ अलग रहना है। तब तो आपने कभी संस्कारों की बात नहीं की, फिर आज सिर्फ एक घूंघट के पीछे इतना सब हंगामा क्यों? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूँगा, पर मैं अपना घर बिगड़ने नहीं दूँगा।
तिलक की जिद देखकर ससुर जी गुस्सा होकर कमरे में चले गए। सासू माँ और ननद भी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर कुछ दिनों के लिए पापा मुझे घर ले ही आए। जब तिलक ने अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया तब मुझे अपने साथ ले गए। तिलक मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले आए। सास ससुर अपनी जिद के कारण हमसे बात तक नहीं करते। ननद आज भी अपने मायके में ही बैठी हुई है। ननद अपने पति के साथ अलग रहना चाहती है पर वह गलत नहीं है। बदनाम तो बस बहू हो गई कि उनकी बहू ने उनका घर तोड़ दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।